Hi students, I am Sahil. Welcome to IIT Manthan. Let's start with a lecture on atomic structure. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट की थी, याद करो. EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? किसने दी थी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी. तो मैक्सवेल ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे? उसने बताया था कि एक तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं. वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसके बाद इसने कहा था कि मीडियम नहीं चाहिए इनको. दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, नो मीडियम रिक्वायर्ड. वैक्यूम में भी बहुत अच्छे से ये ट्रैवल कर लेती हैं. फिर और क्या बताया था उसने, मैक्सवेल ने? ये कोई भी सोर्स होगा, अगर कोई भी सोर्स है तो वो कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन एमिट करेगा. एमिट मतलब छोड़ना. तो ये रेडिएशन ऐसा नहीं है टूट के आ रही है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, इस तरह से लगातार. तो ये 3 पॉइंट्स बताए थे मैक्सवेल ने. आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है, पैरामीटर्स पे ध्यान देना है. हाँ, और इसके बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इसकी. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती हैं इनकी, जो कि आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर है. राइट? इसमें कौन सी फील्ड्स हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, और वो आपस में भी परपेंडिकुलर है. तो अगर ये डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, इसमें जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो, ये इसके परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसको मान लो, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है. ये खुद दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर. तो ये 4 बातें मैक्सवेल ने बताई. अब हमें कुछ पैरामीटर्स देखने हैं उसके. पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी क्वांटिटी है, सपोज ये मार्कर ले जाते हैं अगर हम मार्केट से, या कोई पेन लेने हैं मार्केट से, तो क्या देखते हैं? उसकी कॉस्ट देखते हैं, कितनी देर चलेगा वो देखते हैं, इंक का कलर देखते हैं, इंक की ब्राइटनेस देखते हैं, गिरने से निब टूट तो नहीं जाएगी. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं. तो वेव के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, EMW वेव्स के क्या क्या पैरामीटर्स हैं? एक तो है वेवलेंथ. इसको सिंबल से डिनोट करते हैं लैम्डा. अगर कहीं पे दिया हो लैम्डा इज इक्वल टू इतने 10 नैनोमीटर, लैम्डा देखते ही समझ जाना किसके बारे में बात हो रही है? वेवलेंथ के बारे में बात हो रही है. राइट? तो वेवलेंथ क्या होती है? सपोज कोई वेव है, ये हमारे पास एक वेव है, इसकी वेवलेंथ क्या होगी? जब ये शुरू हुआ यहां से, और जब वापस इसमें ही आया, ये खत्म हो गया, दोबारा से इसमें यहां आया, ये इसका लैम्डा होगा. यहां से लेकर यहां तक जब कंप्लीट हो गया फेज, दिस इज लैम्डा. ठीक है? मतलब या फिर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो. ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसमें अब दोबारा एक ऐसा पॉइंट देखो जब इसी हाइट पे हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो. तो इस हाइट पे हो, मतलब ऐसे स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट भी इसी हाइट पे है, लेकिन अब ये नीचे जा रहा है, यहां से आगे जाए तो नीचे जा रहा है. तो और कौन सा पॉइंट है इस हाइट पे? ये है. हाँ, ये इसी हाइट पे है पॉइंट, और यहां भी ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा ही होगा. ये भी एक वेवलेंथ है. ठीक है? ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, दोनों बराबर भी होंगे. या फिर ये जो हाइट है, पूरी हाइट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट. यानी ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम हाइट जा रही है वेवलेंथ की, उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रॉफ. CREST, और ये TROUGH, ट्रॉफ. तो 2 क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है. और 2, ये ट्रॉफ दूसरा आया नहीं, अगर दूसरा होता है यहां पे, ये वेव आगे जाती. सपोज इसको इमेजिन करो, ये ट्रॉफ है, ये भी ट्रॉफ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा है. तो लैम्डा को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लैम्डा इज
द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रेस्ट और ट्रफ्स कॉन्सेक्यूटिव। क्रेस्ट तो आते रहेंगे इसमें, सपोज ये वेव है कोई, ऐसे जाता है, ये तीसरा और पहले का नहीं, कॉन्सेक्यूटिव 1 और 2 वाला देखना है। कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू consecutive crest or troughs is called wavelength। इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन any two consecutive crests or troughs is called wavelength। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लैम्डा से, और इसकी यूनिट्स जनरली होती है, बहुत छोटा लेंथ होता है वेव का। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे डिनोट करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं? लैम्डा। और इसके यूनिट्स जनरली होते हैं, जो लेंथ के यूनिट होते हैं वही, लेकिन बहुत छोटे वाले लेंथ के यूनिट, बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती है वेव की। तो इसको लिखते हैं या तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम बहुत ज्यादा यूज होगा आगे के न्यूमेरिकल्स में, तो इनके यूनिट्स का पता होना चाहिए। एक नैनोमीटर कितना है? 10 टू द पावर -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। इसको नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ए नॉट ऐसे डिनोट करते हैं, इसको एनएम लिखते हैं, इसको पीसी, पिकोमीटर। 1 पीसी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर्स। तो ये लैम्डा के बारे में हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। फिर दूसरा है फ्रीक्वेंसी। दूसरा पैरामीटर है एक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अभी आते हैं इस पे क्या होता है। ये इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इसके लिए लैम्डा था, और कैसे लिखेंगे? लैम्डा, LAMDA, लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं न्यू से, NU, न्यू, और ऐसे लिखते हैं, V जैसा होता है थोड़ा थोड़ा, इस तरह पॉइंटेड है नीचे से, तो इसको बोलते हैं न्यू। और इसके यूनिट होते हैं हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड का यूनिट नीचे कर दो तो हर्ट्ज बन गया। यूनिट्स याद रखो इसके, हर्ट्ज। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? न्यू की फॉर्म में। अब क्या होती है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, मतलब एक वेव देख लिया हमने, क्या होता है? कंप्लीट वेव कब होगा? जैसे सपोज ये कोई वेव है, तो ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट है, उसके बाद फिर से नई शुरू होगी, बिल्कुल ऐसी ही रिपीट होती रहेगी इसी तरह। मतलब जितनी बार भी चल रही है वेव, जाएगी तो ऐसे ही, ये पॉइंट पहले ऊपर, फिर ये नीचे, ये एक पूरी कंप्लीट होगी। तो अगर हम कोई वेव्स चल रही है, ठीक है, यहां से सपोज कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, लाइट ही चल रही है सपोज, तो एक पॉइंट को फिक्स कर लो, ये पॉइंट फिक्स हो गया, इसके अंदर से वेव्स जा रही हैं। हम अगर मेजर करें कि 1 सेकंड में ऐसी ऐसी कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसके अंदर, कहीं ना कहीं स्पीड से भी रिलेटेड है। अगर बहुत फास्ट होगी स्पीड तो बहुत ज्यादा वेव्स पास कर पाएंगी पॉइंट से, है ना। स्पीड अगर तेज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, नो डाउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी वेव्स उस पॉइंट से पास कर रही हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर।
तो नोट कर रहे हैं अगर हम टाइम, हमने 20 सेकेंड का अगर टाइमर लगा दिया, ठीक है, 20 सेकेंड का टाइमर लगा दिया और 20 सेकेंड के अंदर अंदर 10 to the power 5 वेव्स पास कर गई इस पॉइंट से, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, देखा ना स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो 20 सेकेंड में इतनी वेव्स पास कर गई पूरी की पूरी। तो 1 सेकेंड के अंदर कितनी पास करेंगी वेव्स, 10 to the power 5 upon 20, है ना, 20 गुना कम हो जाएंगी 1 सेकेंड में। 20 सेकेंड का स्लॉट था, उसको 1 सेकेंड कर दिया, 20 गुना कम कर दिया टाइम स्लॉट को, तो वेव्स भी 20 गुना कम। तो 1 सेकेंड के अंदर इतनी वेव्स पास कर पाएंगी, यही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो समझ गए, लैम्डा तो बहुत आसान था, है ना, नोटेशन से दिख रहा था, वो पिक्चर वेव की दिख रही थी, उसके अंदर हम देख रहे थे 2 क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस या 2 ट्रॉफ के बीच में डिस्टेंस, क्रेस्ट ऊपर वाला, ट्रॉफ नीचे वाला। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी वैसी वैसी वेव्स, एक पूरी की पूरी वेव, तो कितनी वेव्स पास, वो वेव ले ली हमने, वैसी वैसी कितनी पास कर रही है एक पॉइंट के थ्रू, एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट फिक्स कर लो, उसके अंदर से कितनी वेव्स जा रही हैं 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। वेव्स पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की हेल्प से दिए होंगे, वो किसी का लैम्डा बताया होगा, किसी की फ्रीक्वेंसी बताई होगी, और किसी का ये तीसरा देखो वेव नंबर बताया होगा। वेव नंबर, अभी तक हमने लैम्डा देखा, न्यू देखा, ये होता है न्यू बार। सिर्फ न्यू होता तो क्या बोलते, फ्रीक्वेंसी सिंबल, इसमें ऊपर ये डंडा लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, न्यू बार, एंड दिस इज व्हाट वेव नंबर। ये होती है 1 अपॉन लैम्डा, ये होती है 1 अपॉन लैम्डा, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, number of waves present in 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी सारी वेव्स आ जाएंगी, ये उसका मेजर है वेव नंबर। 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, उसके अंदर वेव्स कितनी आ गई, ये उसका मेजर है वेव नंबर, और 1/लैम्डा से डिनोट होगा। तो कई बार काम हमें लैम्डा से पड़ेगा, अगर वेव नंबर दिया हो तो उसको 1 अपॉन कर लो, हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, किसी वेव की वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, याद करो क्या होती है वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, अगर मीटर है तो फिर मीटर पर सेकेंड में, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो ये भी वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड ये वेलोसिटी हो गई। फिर एम्पलीट्यूड, जो भी क्रेस्ट की हाइट थी, दोबारा से एक बार वेव बनाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो क्रेस्ट की हाइट है, ये वो ट्रॉफ की हाइट के इक्वल होगी। मतलब एक और नई बात क्या है, जो क्रेस्ट की हाइट है वही ट्रॉफ की हाइट होगी। ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस ये इसके ऊपर है और ये इस लाइन से नीचे है। अदरवाइज इसमें अगर इसको ऐसे उलट के सीधा कर दे, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा ये। तो ये जो लेंथ है L1, ये जो लेंथ है L2 के बराबर होगी। बस बोलते आ रहे हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रॉफ। तो इनकी जो लेंथ है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रॉफ। तो इसको ए से नोट करते हैं, ए से एम्पलीट्यूड को, और इसकी यूनिट क्या होगी, जो लेंथ की यूनिट है, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मीटर, वो ही इसकी यूनिट्स होंगी। इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रॉफ। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें आने चाहिए एक वेव को समझने के लिए।
इनके बीच में हमें रिलेशन याद रखना है। सी क्या है, सिंबल याद रखो, दोबारा दोबारा लिखा नहीं होगा। ये स्पीड है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो सेम होती है, विच इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये सिंबल क्या है, सी लिखा हो तो मतलब समझ जाओ कि ये स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू लिखा हो तो क्या मतलब है इसका, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी याद करो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए तो एक वेवलेंथ हो गया। तो लैम्डा इज वेवलेंथ। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट। इनके बीच में रिलेशन है C इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। ये याद रखना है अच्छे से। या फिर म्यू इक्वल टू C बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये दोनों ही रिलेशन याद रखने हैं अच्छे से। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखना है। इसमें जितनी भी वेव्स होंगी, जैसे हमारे पास कौन कौन सी वेव होती है, जो सन से आती है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। और हमारे इधर कौन सी होती है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा। इन सब का अगर हम अरेंज करें, देखो जिसकी सपोज 2 वेव्स हैं 1 और 2, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इससे तो फ्रीक्वेंसी दूसरे की ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि इनमें रिलेशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन कैसा है, इनवर्स का है रिलेशन। दोबारा से देखो, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर हम 2 वेव्स को कंपेयर कर रहे हैं और सपोज 1 और 2 है, ये लो 1 और 2, अगर इसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1 और इसकी लैम्डा 2, अगर ये सिंबल हमें दे दिया कि इसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। ये याद रखना है, क्योंकि इनमें रिलेशन कैसा है, इनमें रिलेशन है इनवर्स का। और अगर फ्रीक्वेंसी, और अगर कोई और वेव दी हुई है 1 और 2 और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। अब क्लियर है दोनों में रिलेशन कैसा है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स का है। जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। राइट, तो जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम सभी वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सी होगी, इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और उनको अरेंज करते हैं। यहां पे इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, जो जैसे नाम है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन, वो रेडियो वेव्स होगी। फिर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव तो अप्लायंस भी आता है माइक्रोवेव का वो। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, ये सन से आती है। फिर हमारी विजिबल लाइट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रेज, और एक्स रेज से भी कम वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की, और उससे भी कम वेवलेंथ किसकी है, कुज्मिक रेज। कितना हो गया नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8 वेव्स की का ऑर्डर याद करना है। अगर कोई पूछे कि इनमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो उल्टा चलेगा, फ्रीक्वेंसी कुज्मिक की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है,
और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी है, रेडियो वेव्स की। ये लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली याद नहीं करना कि रेडियो वेव्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। रेडियो वेव्स लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन में काम आती है, माइक्रोवेव्स खाना बनाने का काम भी आता है, माइक्रोवेव भी होती है। ये तीनों सनलाइट से आती हैं। एक्स रेज तो हमें पता है, गामा रेज ये न्यूक्लियर रेडिएशन होती है भी एक तरह की, न्यूक्लियर रेडिएशन में आती है गामा रेज। और कुस्मिक रेज भी अर्थ के बाहर से, ठीक है, सन से या बाहर वाली गैलेक्सी से आती है, वो होती है कुस्मिक रेज। तो इनका ऑर्डर याद रखना है, वेवलेंथ में भी और फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? कुस्मिक की। अगर अल्ट्रावायलेट और माइक्रोवेव्स की पूछ रहा है तो लैम्डा किसका ज्यादा है? इसका। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? इसकी, क्योंकि लेफ्ट से राइट वेवलेंथ बढ़ रही है और राइट टू लेफ्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये ऑर्डर याद रखो। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे। वेव नंबर निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी? एक ऐसी वेव की, येलो रेडिएशंस। ये ना भी दिया हो तो भी हमें इतनी इंफॉर्मेशन काम की है। हमें न्यू बार निकालना है सबसे पहले, और फिर फ्रीक्वेंसी को कैसे नोट करते हैं? न्यू निकालना है। वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है न्यू बार का? 1/लैम्डा। और लैम्डा क्या है इसमें? 5800। ओके, तो फिर ये कितना बन गया? 5800। लेकिन इसको मीटर्स में ले आओ, ऐसा यूनिट में ले आओ। एंगस्ट्रॉम है तो -10 मीटर। ये हो गया वेव नंबर। क्या बना ये? 10 टू द पावर 10 to the power of -8/58। इसको 100 लिख लो। 100 इंटू 58 इंटू 2 कम हुए थे, ठीक है, 10 to the power 6 हो गए। मतलब 10 to the power 8 को 6, और ये 10 to the power 2 है, 6 + 2 8 ही है। इसको ऐसे लिख लिया ताकि डिवाइड में इजी हो। तो ये बन गया 58 1 58, 420, 6 7 42, तो 7 के आसपास इंटू 10 to the power 6 मीटर -1। 1/लैम्डा है, और यहां पे हमने मीटर लिखा था तो मीटर की पावर -1 हो गया। ये आंसर हो गया सेकंड। इसके लिए बस वेव नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए था। वेव नंबर क्या होता है? 1/लैम्डा। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है वेवलेंथ से, तो फॉर्मूला याद करो। वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। हमें यहां पे निकालना है न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा। c की वैल्यू याद होनी चाहिए, 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा क्या हो गया? 5800 इंटू 10 to the power -10। तो ये हो गया 3/58 इंटू 10 to the power, ये क्या हो जाएगा? इसको 2 से कम करेगा, -8 ऊपर गए 16 हो गया। पर ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा इससे, तो फिर एक काम करो, यहां तक आ गया समझ? 3/58 को लिख लो 300/58 इंटू 10 to the power 14। हम क्या निकाल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, न्यू। 6 5 30, तो ये 6 से 5 से जाएगा 530। हाँ, 5 से गया, 5.12 कम हो गए इसमें, 162, 6 7 इसके करीब करीब आएगा इंटू 10 to the power 14। यूनिट्स क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी के? हर्ट्स लिखना, हर्ट्स। हमने क्या पढ़े थे? या तो साइकिल पर सेकेंड, वो जनरली नहीं लिखते हैं, हर्ट्स लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स, और लैम्डा के 1/मीटर, यानी मीटर पावर -1। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट।
सभी का लैम्डा तो याद नहीं रखना, विजिबल लाइट का जरूर याद रखना है। विजिबल लाइट का लैम्डा होता है 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक, ये वैल्यू याद होनी चाहिए हमें। तो इसका लैम्डा लाई करता है 380 टू 760। और कौन कौन से कलर? विबग्योर, ठीक है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा है, राइट, रेड की वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आर की सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वॉयलेट की, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी रेड की, है ना। इनवर्स रिलेशन है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। तो इनको क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द wavelength range in frequency। मतलब लैम्डा तो हमें पता है कहां से कहां है, 380 से 760। अब फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी से कितनी है। तो 760 की ले लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो इसके लिए क्या होगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा क्या है इसका? 760 इंटू 10 टू द पावर -9। नैनोमीटर है तो -9। ये मीटर में, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड पावर -1 आएगा विच इज हर्ट्ज। और इसके लिए कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला C अपॉन 380 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर है इसलिए। ये अच्छे से वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखो आंसर कितना आएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन 38। तो ये आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। और ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 हर्ट्ज। ये भी 14 हर्ट्ज। ये याद ना रखो बेशक, फ्रीक्वेंसी ये याद रखनी है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां है? 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। और सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की है? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की। नाउ दिस थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये कैसी हैं? वेव जैसी हैं। वेव की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल अलग होती है मैटर से। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं, ठीक है। मैटर वेव्स हो गई या कोई और चीज हो गई, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता कोई भी, कुछ भी। कोई मैटर वेव है अगर मान लो, कौन कौन सी थी? साउंड वेव्स, राइट। फिर पानी में जो पत्थर फेंकते हैं या कोई स्ट्रिंग को हम हिलाते हैं तो वो वेव्स हो गई, वो वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं कर सकती। इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है। ये बाद में पढ़ोगे फिजिक्स में। इंटरफेरेंस क्या होती है? जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो हम उनको जस्ट ऐड नहीं कर देते, एक फॉर्मूला लगता है कि नेट रिजल्ट क्या होगा। मगर अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, सपोज बुक्स है हमारे पास, अगर दो बुक साथ में रखेंगे वो फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। एक और एक बुक साथ में रख रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 और 1, 1 + 1 2। तो फॉर्मूले अलग हैं वेव्स के और मटेरियल पार्टिकल्स के। लेकिन मैक्स प्लैंक ने बोला कि कुछ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
विच इज सिमिलर टू पार्टिकल नेचर। पार्टिकल क्या हो गया, ये मार्कर, ये बुक्स, ये वेव्स की तरह तो नहीं होते। इनमें जो रूल्स लगते हैं, कुछ कुछ रूल्स वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी लगते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या थी, इसके पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिसकॉन्टिन्यूअस। याद करो वो जो 4 पॉइंट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के, उसमें सेकेंड या थर्ड पॉइंट क्या था कि कॉन्टिन्यूअस होती है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट था रेडिएंट एनर्जी, और जो कि कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कॉन्टिन्यूअस क्या है, मतलब इस तरह से हमेशा ट्रेवल कर ही रही है। पर इसने बोला नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस which consists of small discrete packets of energy called quanta या क्वांटम, प्लूरल हो जाएगा उसका क्वांटा। फोटोन्स इन केस ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या है। हम क्या समझ रहे थे कि कोई भी वेव जो है, लाइट होगी या कोई भी और भी वेव, वो ऐसे ट्रेवल करेगी, कॉन्टिन्यूअस जा रहा है इसमें, इसके अंदर एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। जैसे सपोज यहाँ पे हम कोई लेंस रखते हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है सपोज ऊपर से, और पेज के ऊपर तुम फोकस करते हो जब सनलाइट को लेंस के थ्रू, तो बिल्कुल जल जाता है वो। तो क्या हीट एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है, यानी वेव जो है वो हीट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या सोच रहे थे, सपोज इसके ऊपर कोई वेव पड़ रही है, तो हम सोच रहे थे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक लाइन की तरह आ रही है, हर एक के अंदर कुछ एनर्जी है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि ये वेव कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी लगातार लगातार पड़ रही है उस वेव के फॉर्म में। उसने कहा स्मॉल स्मॉल पैकेट्स होते हैं, कोई वेव ऐसे नहीं ट्रैवल कर रही, मतलब इस तरह कर रही है। ये क्या है, छोटे छोटे पैकेट आ रहे हैं वेव्स में, ऐसा नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं। इन पैकेट्स को बोलते हैं क्वांटम। इनके अंदर एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो ऐसे नहीं हो रही है कि हर जगह ही एनर्जी है, ऐसा नहीं है। स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम। और उनके अंदर एनर्जी है। तो एक वेव्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वांटा होंगे, क्वांटम्स होंगे, जिनके पास एनर्जी है। तो इसलिए उसने कहा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और किससे बनी हुई है हर वेव, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पैकेट्स हैं, सॉरी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम बोलते हैं उनको। हर वेव के पास पार्टिकल्स हैं, उनका नाम क्या है, क्वांटम है। सिर्फ और सिर्फ लाइट के केस में उस क्वांटम को हम फोटोन बोल सकते हैं, मतलब क्वांटम तो बोल ही सकते हैं, लाइट के केस में उन क्वांटम्स को हम फोटोन भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर यहां पे हम कांस्टेंट यूज करें तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच की वैल्यू है, यानी किसी भी क्वांटम की एनर्जी, किसी पैकेट की एनर्जी हमें निकालनी हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम निकाल सकते हैं एच से। एच भी पता है हमें, एच तो कांस्टेंट है हमेशा, इसकी वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। थ्योरी किसने दी, मैक्स प्लैंक ने। तो नाम क्या है इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट नाम है इसका। तो इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। डिनोट क्या करते हैं, एच से डिनोट करते हैं इसको।
ई और एनर्जी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी के साथ एच को मल्टीप्लाई करेंगे, या दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, याद करो, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, तो इसकी जगह C बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। किसी भी वेव की एनर्जी अगर हमें निकालनी हो तो क्या होना, गिवन होना चाहिए, या तो फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर लैम्डा गिवन हो तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये एक क्वांटा की एनर्जी है, ये एक क्वांटम की एनर्जी है। अगर बहुत सारे क्वांटम्स तो होंगे, एक क्वांटम तो नहीं होगा। सपोज कोई वेव है, उसके पास सैकड़ों क्वांटम्स हैं, तो फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n h न्यू। ये n क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या नाम है उनका, क्वांटम। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, वो क्या है, क्वांटम। कई बार क्वांटा भी लिखा होता है बुक्स में। क्वांटा क्या होता है, इसका प्लूरल है। क्वांटम का प्लूरल क्या है, क्वांटा। तो जितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे, जितने क्वांटम होंगे, उतने से ये मल्टीप्लाई कर दो। एक की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की, एक क्वांटम की, एच न्यू, और सैकड़ों होंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो। n का मतलब है जितने क्वांटम है उतनी एनर्जी हो जाएगी। ये एक की एनर्जी है, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी होगी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए E का। जो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, जो 2-3 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, उसमें एक ही फॉर्मूला यूज हुआ था, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। याद करो, है ना, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ था। इसमें ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है। साथ में प्लैंक्स ने हमें क्या फॉर्मूला दिया, मैक्स प्लैंक ने E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूले भी याद रखना है एनर्जी के लिए। हाँ, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार। लैम्डा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन एंगस्ट्रॉम को मीटर में कर दो कन्वर्ट। तो ये हो गया, इसको 30 रहने देते हैं, 30 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर। ये इसको 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7, 14 आ गया। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 14। यूनिट क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी के, हर्ट्ज, HERTZ, या फिर साइकिल्स पर सेकंड भी लिखते हैं ना, साइकिल पर सेकंड भी लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है, एनर्जी। एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही ली है, ये भी कर सकते हो, फिर कैलकुलेशन थोड़ी, अब C बाय लैम्डा निकाल ही चुके हैं तो बेटर है ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें। E is equal to Planck's constant into 10 to the power minus 34 into, हाँ कितना आया, 5 into 10 to the power 14। तो 34 और 14 कितने हुए, 19। 34 में से 20 ये हो गए, और इसको 5 से 6.6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33, 3.3 19 कर लो इसको हम। ये एनर्जी हो गई। क्या यूनिट्स होंगे एनर्जी के, जूल्स होंगे, राइट। तो एनर्जी के लिए हमें ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और लैम्डा वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जिससे पिछले सेट ऑफ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 वॉट बल्ब। देखो एक बल्ब दिया हुआ है, उसकी पावर है 100 जूल पर सेकेंड, मतलब इतनी एनर्जी वो एमिट करता है 1 सेकेंड में। और उसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। निकालना है, कैलकुलेट
number of photons emitted per second. एक सेकंड में कितने सारे फोटोन्स एमिट करेगा. देखो हमें एनर्जी पता है, एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी वो ट्रांसमिट कर रहा है, और एक फोटोन की एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, तो फिर नंबर भी आ जाएगा. मतलब हमारे पास E है, h न्यू भी है क्योंकि लैम्डा है, तो फ्रीक्वेंसी पता है, तो h न्यू भी है. तो कितने सारे फोटोन्स मिलके इतने, देखो लैम्डा एक फोटोन के लिए इतना है, तो एक फोटोन की एनर्जी आ गई हमारे पास. अब कितने सारे फोटोन्स हम लें ताकि 100 जूल बन जाए, तो कैसे हुआ ये क्वेश्चन. एनर्जी ऑफ वन फोटोन निकाल लेते हैं पहले. एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, h न्यू या फिर h c बाय लैम्डा. तो ये हो गया 6.626. हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर -9. ये एक फोटोन की एनर्जी है. टोटल एनर्जी कितनी है, मतलब h न्यू आ गया हमारे पास. टोटल एनर्जी है 100 बनानी है, तो n फोटोन्स ले लेते हैं, और एक की एनर्जी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34. ये कितना हो गया, 34 में से 9 गए, 25 रह गए, तो ये -25 लिख सकते हैं. 8 तो -17 हो गया, है ना. ये और ये मिलके कितने हुए, 9 और 8 17 गए, -17 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 10 पावर 2, तो ये 19 लिख लो. 100 है लेफ्ट हैंड साइड पे. सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, 2.012 इंटू 10 टू द पावर 20. n यहां से आएगा 2.012 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20. तो इतने फोटोन्स एमिट होंगे पर सेकेंड. मतलब ये वैल्यू इतनी हो और इससे मल्टीप्लाई करें तब जाके 100 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम अगला मॉडल करेंगे विच इज नील बोहर्स मॉडल. कौन कौन से मॉडल किए थे हमने किया था जे थॉमसन का मॉडल, है ना. कौन सा मॉडल, जे थॉमसन का रेजन प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल. उसके बाद कौन सा मॉडल किया था हमने, रदरफोर्ड का. रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था जे थॉमसन से. अब नेक्स्ट और थोड़ा इंप्रूव्ड मॉडल है नील बोहर का, विच विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास.